चैप्टर 11 हवाई जहाज ढूंढना। वानरों का टार्जन एक सफल शिकार से लौटते हुए बारा नामक हिरन के शव को अपने चिकने भूरे कंधे पर लादे हुए एक खुले स्थान के किनारे एक बड़े पेड़ की शाखाओं में रुका और उदास होकर दो आकृतियों को नदी से थोड़ी दूर पर बोमा से घिरे झोपड़े की ओर आते हुए देखा। बंदर आदमी ने अपना उलझा हुआ सिर हिलाया और आह भरी। उसकी आंखें पश्चिम की ओर भटक गईं और उसके विचार दूर दूर तक फैले उस केबिन की ओर चले गए जो उसके बचपन के घर के समुद्र तट को धोते हुए विशाल जल के बंदरगाह के पास था, उसके बहुत पहले मर चुके पिता के केबिन की ओर, जहां उसे बचपन की खुशियों भरी यादें और खजाने आकर्षित करते थे। अपने साथी को खोने के बाद से उसे अपनी युवावस्था के ठिकानों पर लौटने की तीव्र इच्छा हुई थी, उस जंगल में जहां वह अपनी पसंदीदा जिंदगी जीता था, जब मनुष्य ने उसके जंगली इलाकों पर आक्रमण नहीं किया था। वहां उसे पुरानी परिस्थितियों में पुराने जीवन को फिर से जीने की उम्मीद थी, ताकि वह दुख से मुक्ति पा सके और शायद कुछ हद तक भूलने की बीमारी से भी। लेकिन छोटा सा केबिन और लैंडलॉक्ड बंदरगाह कई लंबी थकाऊ यात्राओं की दूरी पर था और वह अपने कर्तव्य के कारण असमर्थ था, जो उसे लगा कि उसके सामने खुले मैदान में चल रहे दो लोगों के प्रति उसका कर्तव्य है। एक ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स की घिसी पिटी और फटी हुई वर्दी पहने एक युवक था और दूसरी एक युवती थी जो पहले के बेहतरीन राइडिंग टॉग्स के और भी अधिक खराब अवशेष पहने हुए थी। किस्मत के एक अजीबोगरीब संयोग ने इन तीन अलग अलग प्रकारों को एक साथ जोड़ दिया था। एक जंगली लगभग नग्न जानवर आदमी था, एक अंग्रेज सेना का अधिकारी था और वह महिला थी जिसे बंदर आदमी एक जर्मन जासूस के रूप में जानता था और उससे नफरत करता था। टार्जन को यह नहीं पता था कि वह उनसे कैसे छुटकारा पाएगा जब तक कि वह उनके साथ पूर्वी तट की ओर थका देने वाली यात्रा पर न चला जाए, एक ऐसी यात्रा जिसके लिए उसे एक बार फिर से अपने लक्ष्य की ओर तय किए गए लंबे थका देने वाले रास्ते पर चलना होगा। फिर भी और क्या किया जा सकता था? इन दोनों में न तो ताकत थी, न ही सहन शक्ति, न ही जंगल कौशल जो पश्चिम के अनजान देश में उसके साथ चल सकते थे, न ही वह उन्हें अपने साथ रखना चाहता था। वह आदमी को तो बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन वह दूर के केबिन में लड़की की उपस्थिति के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जो एक तरह से उसकी यादों के कारण उसके लिए पवित्र हो गई थी। उसके होठों पर कोई गुर्राहट या गुस्सा नहीं आ रहा था। तो एक ही रास्ता बचा था, क्योंकि वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। उसे धीरे धीरे और कष्टप्रद मार्च करके पूर्वी तट की ओर वापस जाना था, या कम से कम उस दिशा में पहली श्वेत बस्ती तक। ये सच है कि उसने लड़की को उसके भाग्य पर छोड़ने के बारे में सोचा था, लेकिन यह उससे पहले की बात है जब वो उसे काले वाम्बोस के हाथों यातना और मौत से बचाने में सहायक रही थी। वो उस पर लगाए गए दायित्व से चिढ़ गया, लेकिन उसने इसे कम नहीं माना और जब उसने उन दोनों को देखा तो उनके चेहरे पर दुख भरी अभिव्यक्ति एक मुस्कान में बदल गई, क्योंकि उसने उनकी असहायता के बारे में सोचा। वास्तव में मनुष्य कितना तुच्छ प्राणी है। प्रकृति और प्रकृति के जंगल की क्रूर शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कितना अयोग्य है। क्यों गोलाट जनजाति का छोटा सा बल्लू, महान वानर, इनसे बचने के लिए बेहतर था, क्योंकि एक बल्लू कम से कम उन असंख्य जीवों से बच सकता था जो उसके अस्तित्व के लिए खतरा थे, जबकि कोटा कछुए के संभावित अपवाद के साथ कोई भी असहाय और कमजोर मनुष्य की तरह धीरे धीरे नहीं चलता था। उसके बिना ये दोनों निस्संदेह प्रचुरता के बीच में भी भूख से मर जाते, यदि वे किसी चमत्कार से विनाश की अन्य शक्तियों से बच जाते जो लगातार उन्हें धमकाती रहती थीं। उस सुबह टार्जन उनके लिए फल, मेवे और केले लाया था और अब वो उनके लिए अपने शिकार का मांस ला रहा था, जबकि सबसे अच्छा जो वे कर सकते थे वह था नदी से पानी लाना। अब भी जब वे बोमा की ओर खुले मैदान में चल रहे थे, वे अपने आसपास टार्जन की उपस्थिति से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। वे नहीं जानते थे कि उसकी तीखी आंखें उन्हें देख रही थीं, न ही यह कि बोमा के प्रवेश द्वार के पास झाड़ियों के झुरमुट से अन्य कम दोस्ताना आंखें उन्हें घूर रही थीं। वे ये बातें नहीं जानते थे, लेकिन टार्जन जानता था। जितना वे उस जीव को पत्तियों की ओट में दुबके हुए देख सकते थे, उतना ही वह जानता था कि वह वहां था और वह क्या था और उसके इरादे क्या थे, ठीक वैसे ही जैसे कि वह खुले में लेटा हुआ था।
एक तने के ऊपर की पत्तियों की हल्की सी हलचल ने उसे वहां किसी प्राणी की मौजूदगी का एहसास कराया था, क्योंकि यह हलचल हवा के कारण नहीं थी। ये तने के निचले हिस्से में दबाव के कारण थी, जो पत्तियों को हवा के बीच से गुजरने वाली हलचल से अलग हरकत का संदेश देती है, जैसा कि जंगल में अपना पूरा जीवन बिताने वाला कोई भी व्यक्ति अच्छी तरह जानता है। और वही हवा जो झाड़ी के पत्तों से होकर गुजरी, उसने वानर मानव के संवेदनशील नथुनों में इस तथ्य का निर्विवाद प्रमाण ला दिया कि शीता, तेंदुआ, नदी से लौटने वाले दोनों का वहां इंतजार कर रहा था। वे बोमा प्रवेश द्वार तक आधी दूरी तय कर चुके थे जब टार्जन ने उन्हें रुकने के लिए कहा। वे आश्चर्य से उस दिशा की ओर देखने लगे जहां से उसकी आवाज आई थी और उसे हल्के से जमीन पर गिरते और उनकी ओर बढ़ते हुए देखा। धीरे धीरे मेरी तरफ आओ, उसने उन्हें पुकारा। भागो मत, क्योंकि अगर तुम भागोगे तो शीता हमला करेगी। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। उनके चेहरे प्रश्नवाचक आश्चर्य से भरे हुए थे। क्या मतलब है तुम्हारा? युवा अंग्रेज ने पूछा। शीता कौन है? लेकिन जवाब देने के लिए बंदर आदमी ने अचानक हिरन बारा के शव को जमीन पर फेंक दिया और तेजी से उनकी ओर छलांग लगाई। उसकी नज़र उनके पीछे किसी चीज पर पड़ी और तब दोनों ने मुड़कर देखा और शीता को पहचाना, क्योंकि उनके पीछे एक शैतानी चेहरे वाली बिल्ली तेजी से उनकी ओर दौड़ रही थी। शीता ने बढ़ते क्रोध और संदेह के साथ बंदर आदमी को पेड़ से छलांग लगाते और शिकार के पास जाते देखा था। उसके जीवन के अनुभवों ने उसे सहज ज्ञान से यह बता दिया था कि तरमांगनी उससे उसका शिकार छीनने वाली थी और चूंकि शीता भूखा था, इसलिए उसका इरादा उस मांस से इतनी आसानी से वंचित होने का नहीं था जिसे वह पहले से ही अपना मानता था। लड़की ने अनजाने में चीख को दबा दिया, क्योंकि उसने देखा कि वो उन पर हमला करने वाले नुकीले क्रोध के करीब आ गया है। वो उस आदमी के करीब आ गई और उससे चिपक गई और निहत्थे और रक्षाहीन होने के बावजूद अंग्रेज ने उसे अपने पीछे धकेल दिया और अपने शरीर से उसे बचाते हुए तेंदुए के हमले के सामने सीधे खड़ा हो गया। टार्जन ने इस कृत्य को देखा और हालांकि वह साहस के कामों का आदी था, लेकिन उसे उस आदमी की निराशाजनक और निरर्थक बहादुरी से रोमांच का अनुभव हुआ। हमलावर तेंदुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था और जिस झाड़ी में वह छिपा हुआ था, उसके और उसकी चाहत की वस्तुओं के बीच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। 1 दर्जन शब्दों को समझने में लगने वाले समय में मजबूत हाथ पैरों वाला ये बिल्ली पूरी दूरी तय कर सकती थी और अपना शिकार कर सकती थी, लेकिन अगर शीता तेज था तो टार्जन भी तेज था। अंग्रेज लेफ्टिनेंट ने देखा कि बंदर आदमी हवा की तरह उसके पास से तेजी से निकल गया। उसने देखा कि बड़ी बिल्ली उसके पीछे इस तरह घूमी मानो वो उस नग्न जंगली जानवर से बचने के लिए भाग रही हो जो उससे मिलने के लिए दौड़ रहा था, क्योंकि जाहिर तौर पर शीता का इरादा टार्जन से बचाने से पहले अपने शिकार को बचाने का था। लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक ने ये सब देखा और फिर आश्चर्य से उसने देखा कि बंदर आदमी भी मुड़ गया और धब्बेदार बिल्ली की ओर ऐसे छलांग लगाई जैसे कोई फुटबॉल खिलाड़ी धावक की ओर छलांग लगाता है। उसने देखा कि मांसाहारी के शरीर को घेरने वाली मजबूत भूरी भुजाएं, बायां हाथ जानवर के बाएं कंधे के सामने और दायां हाथ उसके दाएं अगले पैर के पीछे था, और टक्कर के साथ दोनों एक साथ घास पर लुढ़क रहे थे। उसने जानवरों की लड़ाई की गुर्राहटें और आवाज़ें सुनी और उसे यह एहसास हुआ कि लड़ते हुए आदमी के गले से आने वाली आवाज़ें तेंदुए की आवाज़ों से अलग नहीं हो सकती थीं। डर का पहला क्षण एक झटका खत्म होने के बाद लड़की ने अंग्रेज की बांह पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी। क्या हम कुछ नहीं कर सकते? उसने पूछा। क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते इससे पहले कि वो जानवर उसे मार डाले? अंग्रेज ने तेंदुए पर हमला करने के लिए जमीन पर कोई मिसाइल ढूंढी और फिर लड़की ने चिल्लाकर झोपड़ी की ओर दौड़ लगा दी। वहां रुको, उसने अपने कंधे के ऊपर से पुकारा। मैं वह भाला लेकर आती हूं जो उसने मेरे पास छोड़ा था। स्मिथ ओल्डविक ने देखा कि चीते के पंजे आदमी के मांस को खोज रहे थे और आदमी अपनी तरफ से हर मांसपेशी को खींच रहा था और अपने शरीर को उनकी पहुंच से दूर रखने के लिए हर तरह की चालाकी का इस्तेमाल कर रहा था। उसकी भुजाओं की मांसपेशियां भूरे चमड़े के नीचे गठी हुई थीं। उसकी गर्दन और माथे पर नसें उभरी हुई थीं, जैसे वह लगातार बढ़ती शक्ति के साथ उस बड़ी बिल्ली के प्राणों को कुचलने का प्रयास कर रहा हो।
बंदर आदमी के दांत शीता की गर्दन के पीछे गड़े हुए थे और अब वह अपने पैरों से जानवर के धड़ को घेरने में सफल हो गया था, जिसे उसने बिल्ली के पेट के नीचे क्रॉस करके लॉक कर दिया था। उछलते और गुर्राते हुए शीता ने बंदर आदमी की पकड़ को हटाने की कोशिश की। उसने खुद को जमीन पर पटक दिया और बार बार लुढ़कने लगा। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और खुद को पीछे की ओर फेंका, लेकिन हमेशा उसकी पीठ पर मौजूद जंगली जानवर उससे मजबूती से चिपका रहा और हमेशा शक्तिशाली भूरे हाथ उसकी छाती को और भी कसते जा रहे थे। और फिर लड़की अपनी तेज दौड़ से हौनफती हुई उस छोटे भाले के साथ लौटी जिसे टार्जन ने उसे सुरक्षा के अपने एकमात्र हथियार के रूप में छोड़ा था। उसने उसे अंग्रेज को देने का इंतजार नहीं किया जो उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसे छूते हुए आगे निकल गई और गुर्राते हुए पीले फर और चिकनी भूरी खाल के ढेर के पास कूद गई। कई बार उसने बिल्ली के शरीर में नोक को घुसाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही मौकों पर बंदर आदमी को खतरे में डालने के डर से उसने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन आखिरकार दोनों एक पल के लिए निश्चल पड़े रहे, क्योंकि मांसाहारी लड़ाई के कठिन परिश्रम से एक पल के लिए आराम की तलाश कर रहा था। और फिर ये तब हुआ जब बर्था किरचर ने भाले की नोक को भूरे रंग के हिस्से पर दबाया और उसे जंगली दिल में गहराई तक घुसा दिया। टार्जन शीता के मृत शरीर से उठा और पूरी तरह से बालों से लदे जानवरों की तरह खुद को हिलाया। उसके कई अन्य गुणों और तौर तरीकों की तरह ये भी आनुवंशिकता या प्रतिवर्तन के बजाय पर्यावरण का परिणाम था, और भले ही वह बाहरी रूप से एक आदमी था, अंग्रेज और लड़की दोनों ही इस कृत्य की स्वाभाविकता से प्रभावित थे। ऐसा लग रहा था जैसे नूमा ने लड़ाई से बाहर आकर अपने उलझे हुए बालों और कोट को सीधा करने के लिए खुद को हिलाया था, और फिर भी इसमें कुछ अजीबोगरीब था, जैसा कि तब था जब उन साफ सुथरे होठों से जंगली गुर्राहटें और भयानक गुर्राहटें निकल रही थीं। टार्जन ने लड़की की ओर देखा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। उसने फिर से उसे अपने प्रति ऋणी बना दिया था, और वानरों का टार्जन एक जर्मन जासूस के प्रति ऋणी नहीं बनना चाहता था, फिर भी अपने सच्चे दिल में वह उसकी हिम्मत के लिए एक निश्चित प्रशंसा स्वीकार करने से नहीं चूका। एक ऐसा गुण जिसने हमेशा वानरों को बहुत प्रभावित किया, वो खुद साहस का प्रतीक था। ये रहा शिकार, उसने बारा की लाश को जमीन से उठाते हुए कहा। मुझे लगता है कि तुम अपना हिस्सा पकाना चाहोगे, लेकिन टार्जन अपने मांस को आग से खराब नहीं करता। वे उसके पीछे बोमा तक गए जहां उसने उनके लिए शव से मांस के कई टुकड़े काटे, एक जोड़ अपने लिए बचा लिया। युवा लेफ्टिनेंट ने आग जलाई और लड़की ने उनके साधारण भोजन के आदिम पाक अधिकारों की अध्यक्षता की। जब वो उनसे थोड़ी दूर काम कर रही थी, लेफ्टिनेंट और वानर आदमी उसे देख रहे थे। वो अद्भुत है न? स्मिथ ओल्डविक ने बड़बड़ाया। टार्जन ने उत्तर दिया, वह एक जर्मन और जासूस है। अंग्रेज तेजी से उसकी ओर मुड़ा और चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, बंदर आदमी ने उत्तर दिया। वह एक जर्मन है और जासूस है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। विमान चालक ने आश्चर्य से कहा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, टार्जन ने उसे आश्वस्त किया। मेरे लिए यह कोई मायने नहीं रखता कि आप क्या मानते हैं। मैंने उसे तवेता के पास शिविर में बोचे जनरल और उसके कर्मचारियों के साथ सम्मेलन में देखा था। वे सभी उसे जानते थे और उसका नाम पुकारते थे, और उसने उसे एक कागज दिया था। अगली बार जब मैंने उसे देखा तो वह भेष बदलकर ब्रिटिश सीमा के अंदर थी, और फिर मैंने उसे विल्हेल्मस्टल में एक जर्मन अधिकारी से बात करते हुए देखा। वह एक जर्मन और जासूस है, लेकिन वह एक महिला है और इसलिए मैं उसे नष्ट नहीं कर सकता। क्या तुम सच में मानते हो कि तुम जो कह रहे हो वह सच है? युवा लेफ्टिनेंट ने पूछा। हे भगवान, मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। वह बहुत प्यारी, बहादुर और अच्छी है। बंदर आदमी ने अपने कंधे उचका दिए। वह बहादुर है, उसने कहा, लेकिन पबा, चूहे में भी कुछ अच्छे गुण होने चाहिए, लेकिन वो वही है जो मैंने तुम्हें बताया है, और इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ और तुम्हें भी उससे नफरत करनी चाहिए। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। भगवान मुझे माफ करें, उसने आखिरकार कहा। मैं उससे नफरत नहीं कर सकता। बंदर आदमी ने अपने साथी की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा और उठ खड़ा हुआ।
टार्जन फिर से शिकार पर जा रहा है, उसने कहा। तुम्हारे पास 2 दिन के लिए पर्याप्त भोजन है, तब तक वह वापस आ जाएगा। दोनों उसे तब तक देखते रहे जब तक कि वह दूर खुले मैदान में पेड़ों की पत्तियों में गायब नहीं हो गया। जब वह चला गया तो लड़की को एक अस्पष्ट आशंका महसूस हुई जो उसे टार्जन के मौजूद होने पर कभी महसूस नहीं हुई थी। भयानक जंगल में छिपे अदृश्य खतरे अब ज्यादा वास्तविक और बहुत ज्यादा आसन लग रहे थे क्योंकि अब बंदर आदमी पास नहीं था। जब वह वहां उनसे बात कर रहा था तो छोटी सी फूस की झोपड़ी और उसके आसपास कांटों का जंगल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। वह चाहती थी कि वह वहीं रहे। 2 दिन चिंतन में अनंत काल लग रहे थे, लगातार डर के 2 दिन जिनमें से हर पल खतरे से भरा होगा। वह अपने साथी की ओर मुड़ी। काश वह यहीं रहता, उसने कहा। जब वह पास होता है तो मैं हमेशा बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। वह बहुत ही भयानक है और फिर भी मैं उसके साथ किसी भी ऐसे आदमी से ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हूँ जिसे मैंने कभी जाना है। वो मुझे नापसंद करता है और फिर भी मैं जानती हूँ कि वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। मैं उसे समझ नहीं पाती। मैं भी उसे नहीं समझ पाया, अंग्रेज ने जवाब दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ हमारी उपस्थिति उसकी योजनाओं में बाधा डाल रही है। वो हमसे छुटकारा पाना चाहता है और मुझे लगता है कि वो ये भी चाहता है कि जब वह वापस लौटे तो उसे पता चले कि हम उन खतरों में से एक के सामने झुक गए हैं जिनका इस जंगली भूमि पर हमें हमेशा सामना करना पड़ता है। मुझे लगता है कि हमें श्वेत बस्तियों में वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए। यह आदमी हमें यहाँ नहीं चाहता, नहीं यह मान लेना उचित है कि हम इस तरह के जंगली जंगल में लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। मैंने अफ्रीका के कई हिस्सों में यात्रा की है और शिकार किया है, लेकिन मैंने कभी भी किसी एक इलाके को जंगली जानवरों और खतरनाक मूल निवासियों से भरा हुआ नहीं देखा या सुना है। अगर हम तुरंत पूर्वी तट के लिए निकल पड़े तो हम यहाँ से ज्यादा खतरे में नहीं होंगे, और अगर हम 1 दिन की पैदल यात्रा कर सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम कुछ घंटों में तट तक पहुँचने का साधन ढूंढ लेंगे, क्योंकि मेरा विमान अभी भी उसी स्थान पर होगा जहां मैंने अश्वेतों द्वारा मुझे पकड़े जाने से ठीक पहले उतरा था। बेशक यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो इसे संचालित कर सके और न ही ऐसा कोई कारण है कि उन्होंने इसे नष्ट कर दिया हो। वास्तव में मूल निवासी इतनी अजीब और समझ से परे चीज से इतने भयभीत और संदिग्ध होंगे कि संभावना है कि वे इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। हाँ, ये वहीं होना चाहिए जहां मैंने इसे छोड़ा था और हमें सुरक्षित रूप से बस्तियों तक ले जाने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हम तब तक नहीं जा सकते, लड़की ने कहा, जब तक वो वापस नहीं आता। हम उसे धन्यवाद दिए बिना या उसे विदा किए बिना ऐसे नहीं जा सकते। हम उसके प्रति बहुत अधिक ऋणी हैं। आदमी ने एक पल के लिए चुपचाप उसकी ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह जानती है कि टार्जन उसके प्रति कैसा महसूस करता है, और फिर वह खुद ही बंदर आदमी के आरोपों की सच्चाई पर अटकलें लगाने लगा। जितनी देर वह लड़की को देखता रहा, उतना ही उसके लिए ये सोचना मुश्किल होता गया कि वह दुश्मन की जासूस है। वह उससे सीधे सीधे सवाल करने के करीब था, लेकिन वह ऐसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाया। आखिरकार उसने तय किया कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक समय और लंबी जान पहचान के बाद आरोप की सच्चाई या झूठ का पता न चल जाए। मुझे लगता है, उसने कहा, जैसे कि उनकी बातचीत में कोई विराम नहीं था, कि जब वो वापस आएगा तो हमें गायब पाकर वह बहुत खुश होगा। हमें उसकी सेवाओं के लिए चाहे जितना भी आभार व्यक्त करना पड़े, उसे धन्यवाद देने के लिए हमें 2 दिन और अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। आपने उसके प्रति अपने दायित्वों को संतुलित तरीके से निभाया है और उसने मुझे जो बताया है, उससे मुझे लगता है कि आपको यहाँ और अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बताना नहीं चाहता, अंग्रेज ने छड़ी की नोक से घास खोदते हुए कहा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वह चाहता है कि तुम यहाँ न रहो। मुझे बताओ कि उसने क्या कहा। उसने जोर देकर कहा, मुझे जानने का अधिकार है। लेफ्टिनेंट स्मिथ ओल्डविक ने अपने कंधे चौड़े किए और अपनी आंखें लड़की की ओर उठाईं। उसने कहा कि वह तुमसे नफरत करता है, उसने अचानक कहा। उसने तुम्हारी मदद सिर्फ कर्तव्य की भावना से की है क्योंकि तुम एक महिला हो।
लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और फिर वह लाल हो गई। मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी, उसने कहा, बस एक पल में। हमें इस मास में से कुछ अपने साथ ले जाना चाहिए। कोई नहीं बता सकता कि हमें और कब मिलेगा। और इसलिए दोनों नदी के किनारे दक्षिण की ओर चल पड़े। आदमी ने वह छोटा भाला उठाया जो टार्जन ने लड़की के पास छोड़ा था, जबकि वह पूरी तरह से निहत्थी थी, सिवाय एक छड़ी के जो उसने झोपड़ी के निर्माण के बाद बची हुई छड़ियों में से उठाई थी। जाने से पहले उसने आग्रह किया था कि आदमी टार्जन के लिए एक नोट छोड़े जिसमें उसकी देखभाल के लिए उसे धन्यवाद दिया गया हो और उसे अलविदा कहा गया हो। उन्होंने इसे झोपड़ी की अंदर की दीवार पर लकड़ी के एक छोटे टुकड़े से पिन करके छोड़ दिया। यह जरूरी था कि वे हमेशा चौकन्ने रहें क्योंकि उन्हें कभी नहीं पता था कि घुमावदार जंगल के रास्ते के अगले मोड़ पर उनका सामना किससे हो सकता है या दोनों तरफ उलझी हुई झाड़ियों में क्या छिपा हो सकता है। नुमाबो के कुछ काले योद्धाओं से मिलने का खतरा भी हमेशा बना रहता था और चूंकि गांव सीधे उनके मार्च की लाइन में पड़ता था, इसलिए वहां पहुंचने से पहले एक बड़ा चक्कर लगाना जरूरी था ताकि बिना पकड़े गए गांव से निकल सकें। मैं मूल अश्वेतों से उतना नहीं डरती, लड़की ने कहा, जितना कि उसांगा और उसके लोगों से डरती हूँ। वह और उसके आदमी सभी एक जर्मन मूल निवासी रेजिमेंट से जुड़े हुए थे। जब वे भागे तो वे मुझे अपने साथ ले गए, या तो मुझे फिरौती देने के इरादे से या फिर मुझे उत्तर के किसी काले सुल्तान के हरम में बेचने के इरादे से। उसांगा से नुमाबो से कहीं ज्यादा डरना चाहिए क्योंकि उसे यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण का लाभ मिला है और वो कमोबेश आधुनिक हथियारों और गोला बारूद से लैस है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है, अंग्रेज ने टिप्पणी की, कि यह अज्ञानी नुमाबो था जिसने मुझे खोजा और पकड़ा, न कि सांसारिक बुद्धिमान उसांगा ने। उसे विशालकाय उड़ने वाली मशीन से कम डर लगता और वो अच्छी तरह से जानता कि इसे कैसे नष्ट किया जाए। लड़की ने कहा, आइए हम प्रार्थना करें कि काले सार्जेंट को इसकी जानकारी न हो। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने अनुमान लगाया कि वह गांव से लगभग 1 मील ऊपर था। फिर वे पूर्व की ओर झाड़ियां के बिना पगडंडी के जाल में मुड़ गए। कई स्थानों पर हरियाली इतनी घनी थी कि उन्हें बड़ी मुश्किल से अपना रास्ता बनाना पड़ा, कभी कभी हाथों और घुटनों के बल पर और फिर कई गिरे हुए पेड़ों के तनों पर चढ़कर। मृत शाखाओं और जीवित शाखाओं के साथ उलझी हुई कठोर और रस्सी जैसी लताएं उनके रास्ते में एक उलझा हुआ जाल बनाती थीं। उनके दक्षिण में एक खुले मैदान में कई अश्वेत योद्धा एक वस्तु के पास एकत्र हुए थे, जिस पर बहुत आश्चर्य हुआ। अश्वेतों ने एक समय में एक देशी जर्मन कमांड की वर्दी के टुकड़े पहने हुए थे। वे एक बहुत ही अप्रिय समूह थे और उनमें से सबसे प्रमुख अधिकार और घृणा की दृष्टि से अश्वेत सार्जेंट उसांगा था। उनकी रुचि का विषय एक ब्रिटिश हवाई जहाज था। अंग्रेज को नुमाबो के गांव में लाए जाने के तुरंत बाद उसांगा विमान की तलाश में निकल पड़ा, आंशिक रूप से जिज्ञासा से और आंशिक रूप से इसे नष्ट करने के इरादे से। लेकिन जब उसे विमान मिल गया तो कुछ नए विचारों ने उसे अपने इरादे को अंजाम देने से रोक दिया। वह चीज़ काफ़ी मूल्यवान थी, जैसा कि वह अच्छी तरह जानता था, और उसके मन में यह विचार आया कि किसी तरह वह अपने पुरस्कार को लाभ में बदल सकता है। हर दिन वह इसके पास लौटता था, और जबकि पहले तो यह उसे काफ़ी विस्मय से भर देता था, लेकिन अंततः वह इसे एक मालिक की आदतन नज़र से देखने लगा। इसलिए अब वह धड़ में चढ़ गया और यहाँ तक कि इतना आगे बढ़ गया कि उसे इच्छा हुई कि वह इसे चलाना सीख ले। सबसे ऊंचे पेड़ की चोटी से बहुत ऊपर एक पक्षी की तरह उड़ना वाकई एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह उसके कम पसंदीदा साथियों को विस्मय और प्रशंसा से कैसे भर देगा। अगर उसांगा उड़ सकता तो विशाल आंतरिक भाग के बिखरे हुए गांवों में सभी आदिवासियों का सम्मान इतना बढ़ जाता कि वे उसे किसी देवता से कम नहीं समझते। उसांगा ने अपनी हथेलियां आपस में रगड़ी और अपने मोटे होंठों को चटकाया। तब तो वह सचमुच बहुत अमीर हो जाएगा, क्योंकि सभी गांव उसे कर देंगे और उसकी 1 दर्जन पत्नियां भी हो सकती हैं। हालांकि उस विचार के साथ ही उसके मन में नारातू की एक तस्वीर उभरी, जो एक काला शैतान था जो उस पर लोहे के हाथ से शासन करता था। उसांगा ने एक व्यंग्यात्मक चेहरा बनाया और अतिरिक्त दर्जन पत्नियों को भूलने की कोशिश की,
लेकिन विचार का आकर्षण बना रहा और उसे इतना आकर्षित किया कि उसने तुरंत खुद को सबसे तार्किक रूप से तर्क करते हुए पाया कि एक देवता 24 से कम पत्नियों वाला देवता नहीं हो सकता। उसने उपकरणों और नियंत्रण को उंगलियों से छुआ, आधी उम्मीद और आधी आशंका के साथ कि वो उस संयोजन पर पहुंच जाएगा जो मशीन को उड़ान भरने में सक्षम बनाएगा। उसने कई बार ब्रिटिश वायुसैनिकों को जर्मन लाइनों के ऊपर उड़ते देखा था और यह इतना सरल लग रहा था कि उसे पूरा यकीन था कि अगर कोई हो जो उसे एक बार दिखा सके कि कैसे उड़ाना है तो वह खुद भी यह कर सकता है। बेशक हमेशा यह उम्मीद रहती थी कि मशीन में आया और नुमाबो के गांव से भाग गया गोरा आदमी उसांगा के हाथों में पड़ सकता है और फिर वह वास्तव में उड़ान भरना सीख सकता है। इसी उम्मीद में उसांगा ने विमान के आसपास इतना समय बिताया, ये सोचकर कि आखिरकार गोरा आदमी उसकी तलाश में वापस आएगा। और अंततः उसे पुरस्कृत किया गया, क्योंकि इसी दिन जब वो मशीन छोड़कर अपने योद्धाओं के साथ जंगल में प्रवेश कर गया था, तो उसने उत्तर दिशा से आवाजें सुनी और जब वह और उसके आदमी पगडंडी के दोनों ओर घने पेड़ों में छिप गए, तो उसांगा उस ब्रिटिश अधिकारी और उस श्वेत लड़की को देखकर खुशी से भर गया, जिसे काले सार्जेंट ने चाहा था और जो उससे बचकर भाग आई थी। नीग्रो अपनी खुशी की चीख को रोक नहीं सका, क्योंकि उसने कभी आशा नहीं की थी कि भाग्य इतना दयालु होगा कि इन दोनों को, जिन्हें वह सबसे अधिक चाहता था, एक ही समय में उसके अधिकार में कर देगा। जैसे ही वे दोनों खतरे से बेखबर होकर रास्ते से नीचे उतरे, वह आदमी उन्हें समझा रहा था कि वे उस जगह के बहुत करीब होंगे जहां विमान उतरा था। उनका पूरा ध्यान सीधे उनके सामने के रास्ते पर केंद्रित था, क्योंकि उन्हें पल भर के लिए उम्मीद थी कि यह घास के मैदान में घुस जाएगा जहां उन्हें यकीन था कि वे विमान को देखेंगे जो उनके लिए जीवन और स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करेगा। रास्ता चौड़ा था और वे एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, जिससे एक तीव्र मोड़ पर पार्क जैसा खुला स्थान उनके सामने आ गया और साथ ही उस मशीन की रूपरेखा भी दिखाई दी जिसे वे खोज रहे थे। राहत और प्रसन्नता के उद्गार उनके होठों से फूट पड़े और उसी क्षण उसांगा और उसके काले योद्धा उनके चारों ओर की झाड़ियों से उठ खड़े हुए।